नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। अब इस सीरीज में चलते हुए अब चलते हैं हम तीसरी वीडियो की ओर और आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। कब आया था ये? 1946 में। और साथ में हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। कैबिनेट मिशन ये आया था 1946 में, ठीक है। तो अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इससे पहले की जो पीछे की स्टोरी है उसको समझते हैं। देखिए, बात है 1945 की, जब वर्ल्ड वार सेकेंड जो दूसरा विश्व युद्ध था उसका खत्म हुआ था। तो दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन ने पार्ट ले रखा था। पर जैसे जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो ब्रिटेन की जो हालत थी, यानी कि जो अंग्रेजों की हालत थी, वो खराब हो चुकी थी। और साथ में ही ब्रिटेन के अंदर होते हैं 1945 की जैसे में चुनाव, यानी 1945 में वर्ल्ड वॉर का एंड होता है और 1945 में ही ब्रिटेन के अंदर चुनाव होता है। तो 1945 में जब चुनाव होते हैं तो ब्रिटेन के अंदर दो बड़ी पार्टियां होती हैं। एक तो होती है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव, और दूसरी होती है लेबर, लेबर पार्टी। ये दो पार्टियां ब्रिटेन के अंदर मेन है। अब इन दो पार्टियों में जब चुनाव होते हैं तो ये लेबर पार्टी है, ये जीत जाती है। और लेबर पार्टी 1945 में जीतती है जब 1945 में चुनाव होंगे तो। पर इससे पहले जो पार्टी जो शासन में थी, जो भारत पर राज भी कर रही थी, वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। अब ये पार्टी हार जाती है और ये पार्टी का जो शासन है स्टार्ट हो जाता है ब्रिटेन के अंदर अंग्रेजों के पास में। जो इसका प्रधानमंत्री बनता है वो बनता है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, स्पेलिंग पे ना जाए थोड़ा सा, मेरी राइटिंग कैसा ही है। तो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 1945 में ये देखते हैं कि हमारे देश की यानी कि ब्रिटेन की जो हालत है वो खराब हो चुकी है। जो वर्ल्ड है वो भी अलग दिशा में जा रहा है, काफी सारे देश आजाद होने लग रहे थे। दूसरा इन्होंने ये देख लिया था कि 1945 तक जो भारत में आंदोलन चल रहे थे अलग अलग, कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी बढ़ चुकी थी, दूसरी मुस्लिम लीग और कुछ अन्य और पार्टियां थी, उनकी स्थिति भी काफी अच्छी बढ़ चुकी थी। साथ में जो आजादी जो सेना थी सुभाष चंद्र बोस जी की, वो भी इनके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर कर दबाव कर रही थी और इन पे सीधा सीधा हमला करने लग रहे थे वो भी। तो ये सिस्टम देख के इन क्लीमेंट एटली ने समझ लिया कि हम भारत के अंदर ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो 1945 में जैसे इनकी सरकार बनी तो इनकी एक पार्लियामेंट बनी जिसके अंदर कुछ मंत्री भी थे। इसने क्या किया, उनमें से जो तीन एक कुछ मुख्य मंत्री, यानी मुख्यमंत्री सीएम नहीं, जो मेन मेन मंत्री थे तीन, उन तीन मंत्रियों को भारत में ले भेजा। इन्होंने कहा कि हम भारत को आजाद करेंगे और आप तीन लोग हमारे जो तीन मंत्री हो, आप स्पेशल हो, आप जाइए भारत के अंदर और भारत के अंदर हम जो सत्ता देंगे, यानी कि अब हम वहां से यहाँ आएंगे तो वहां के लोगों को जो हम चला रहे थे वो सत्ता भारत के लोगों को दे देंगे। तो उसके लिए उनसे बातें कीजिए, आप जाइए। तो जो तीन लोग आते हैं भारत के अंदर वो आते हैं कैबिनेट मिशन के तहत, यानी कि एक तरीके से जो नया प्रधानमंत्री आया आता है ब्रिटेन के अंदर, ये कैबिनेट मिशन के रूप में तीन लोगों को भारत के अंदर भेजता है 1946 के अंदर। अब ये तीन लोग कौन कौन रहते? ये तीन लोग इन क्लीमेंट एटली की जो पार्टी थी उसके तीन मंत्री थे, बड़े मंत्री थे। अब इनके नाम देख लीजिए, तीन नाम थे। पहला नाम था सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। दूसरा जो इनका मंत्री था वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस सॉरी, है ना। और जो इनका तीसरा जो मंत्री था जो भारत आया था वो था एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। अब क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे, ये भारत में इन तीनों मंत्रियों को भेजते हैं एक कैबिनेट मिशन लेके। ये तीनों भारत में आते हैं कैबिनेट मिशन लेके, कैबिनेट मिशन 1946 में ये भारत के अंदर आते हैं। ये कैबिनेट मिशन लेके तीनों भारत के अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम आगे की कहानी स्टार्ट करें उससे पहले मैं इसको मिटाऊं तो आपको मैं एक बात बता देता हूं। पेपर के में इन तीनों के नाम काफी बार पूछे जाते हैं कि कैबिनेट, पहला पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो आप इसका सीधा सीधा बता दोगे 1946 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था। अब पूछेगा कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो आप इसका भी ध्यान रखिए कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे, तीन मंत्री थे जो कि ब्रिटेन सरकार के। अब ये तीनों के नाम पूछेगा तो तीनों के नाम भी याद करने हैं। अब थोड़े से नाम अटपटे से हैं,
तो इनको आसान तरीके से हम कैसे याद करते हैं, तो देखिए मैं अब आपको समझाता हूं। ये आ गया स्टीफोर्ड क्रिप्स। अब देखिए इससे पहले क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो स्टीफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे, तो क्रिप्स नाम से उस क्रिप्स मिशन के हिसाब से स्टीफोर्ड क्रिप्स का नाम याद रख लीजिए। सारा याद नहीं रखना, थोड़ा बहुत मोटा मोटा लास्ट याद हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम के अंदर, आप उसको जैसे ही देखोगे तो आपको टिक आ जाएगा, याद आ जाएगा। दूसरा नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब इसके अंदर एक ये वर्ड देखिए लॉरेंस। अभी कुछ एक साल पहले तकरीबन सिद्धू मूसेवाला जो पंजाब का एक अच्छा खासा सिंगर था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और जो मुख्य आरोपी था वो था लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है ना। तो उस लॉरेंस बिश्नोई को आपने देखा होगा, न्यूज में काफी क्लिप चली थी, तो उससे पॉपुलर नाम हो चुका है, तो उससे याद रखिए ये लॉरेंस, एक लॉरेंस भी था भाई, ठीक है। अब एक तीसरे वाले को याद रखिए, ए बी अलेक्जेंडर। देखिए अलेक्जेंडर से याद रखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो पूरी दुनिया पे अपना राज फैलाना चाहता था, पूरी दुनिया पे अपना नाम करना चाहता था। तो इस तरीके से इन तीनों के आप ये क्रिप्स, स्टीफोर्ड क्रिप्स का क्रिप्स याद रखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का लॉरेंस बिश्नोई के नाम से याद रखिए, और एबी अलेक्जेंडर का अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद रखिए। अब आपके ये तीन क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होते हैं वो आपके तीनों के तीनों कवर हो जाते हैं। कब आया था, कौन कौन से थे, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन का, अब ये तीनों हो जाते हैं। अब देख पढ़ समझते हैं हम, जो आगे की कहानी थी उसको समझेंगे अब, ठीक है, आगे की क्या कहानी चलती है। तो ये 1946 के अंदर कैबिनेट जो हमारा मिशन था ये भारत आ जाता है ना। संविधान सभा को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, अब कैबिनेट मिशन को सिर्फ पढ़ते हैं, है ना। तो कैबिनेट मिशन हम 1946 के अंदर हमारे देश के अंदर आ जाता है। अब ये 1946 के अंदर तीन मंत्री आते हैं। ये तीनों मंत्री क्या करते हैं कि भारत में लोगों से बात करते हैं। लोग कौन, ऐसे तो तीन ही आम लोगों से बात करेंगे, उन वहां के बैठेंगे मंत्री, जो उभरते जो बड़े नेता थे, जैसे नेहरू हो गया, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, ये जो सरदार पटेल हो गया, है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन मोहम्मद अली जिन्ना थे, और भी जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन सबसे बातें करते हैं, मिलते हैं। ये कहते हैं कि देखिए हम ब्रिटिश सरकार के मंत्री, हम यहाँ पे आए हैं, और ब्रिटिश सरकार ने हमें आपके पास भेजा है कैबिनेट मिशन लेके, और ब्रिटिश सरकार ने ये कहा है कि हम आपको स्वतंत्र करते हैं, हम जो राज चला रहे हैं आपके देश में, भारत के अंदर हम राज कर रहे हैं। अंग्रेज बोल रहे हैं कि हम जो भारत के अंदर राज कर रहे हैं, अब हम छोड़ के आपके देश को, आपकी सत्ता को छोड़ के अपने देश में वापस चले जाएंगे, और हम जो सत्ता है वो आपको देके चले जाएंगे, पर आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए हम आप लोगों में से सत्ता किसको दे। तो ऐसा तो था नहीं कि हर एक को भारत के अंदर सत्ता दे देंगे, तो इन्होंने छोड़ने के लिए अब ये प्रोसीजर चल रहा है भारत के आजाद होने का। अब भारत ये डिसाइड हो चुका है कि भारत आजाद होगा, 1946 के अंदर ये डिसाइड हो चुका है। अब प्रोसीजर चल रहा है अंग्रेज भारत कैसे छोड़ेंगे और भारत के हाथ में वो सत्ता कैसे आएगी। तो अब इन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन, अब भारत वाले खुश भाई, मोहम्मद अली जिन्ना भी खुश, कांग्रेस भी खुश, सब खुश की ठीक है भाई कैबिनेट मिशन आया है और ये कह रहा है कि हम भारत छोड़ के जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब जो हमारे देश को चलाने की जो जिम्मेदारी होगी, भारत को चलाने की जिम्मेदारी अब वो भारतीयों के पास ही होगी। ये बहुत खुश हो गए। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है बताओ हम आपका जो मिशन है उसके तहत क्या क्या सिस्टम है। तो इन्होंने बताया कि भाई देखिए हम दो चीजों का हिसाब किताब लेके आए आपके पास। देखो हम थोड़े टाइम बाद हम आपके देश से चले जाएंगे, अपने आपके इंडिया से चले जाएंगे, पर आप उससे पहले दो काम कर लीजिए। तो भारत वाली जो जितनी पार्टी थी, जितने नेता थे, इन्होंने पूछा बताइए भाई हम दो क्या करें, आप किस काम को लेके आ रहे हो, किस काम को करने कह रहे थे। तो इन्होंने जो कैबिनेट मिशन लेके तीन आदमी आए थे, तीन मंत्री आए थे, इन्होंने कहा एक तो आप पहले अपनी सरकार की स्थापना कर लीजिए। सरकार कैसी, एक अंतरिम सरकार, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, है ना, एक अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, एक तो आप अंतरिम सरकार की स्थापना कर लीजिए। इन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, अब आपको ये सब खुद करना है आप लोगों को, एक तो अंतिम सरकार की स्थापना कर लीजिए। इन्होंने कहा खुश है भाई, बहुत अच्छी बात है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट हमारी बनेगी, हम तो चाहते हैं हमारे देश के अंदर हमारी सरकार बने, तो हम तो खुश है, चलो अंतिम सरकार बनती है जी, बिल्कुल कर लेंगे। बताइए अब दूसरा काम। तो इन तीनों ने कहा कि दूसरा काम आपका है कि आप देखिए सरकार का तो एक टेम्पररी गवर्नमेंट तो कर लोगे गठन, पर एक परमानेंट गवर्नमेंट करने के लिए, बनाने के लिए आपको देश में संविधान होना चाहिए, आपके देश में चुनाव भी होना चाहिए। बात भी सही है भाई, अगर परमानेंट गवर्नमेंट तभी तो होगी जो चुन के आएगी, तभी तो कौन सी सर पार्टी चुन के आती है, कैसे क्या होता है। तो इन्होंने कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, ये तो टेम्पररी गवर्नमेंट होगी, परमानेंट गवर्नमेंट के लिए क्या करें। तो इन्होंने कहा कि परमानेंट गवर्नमेंट के बनाने के लिए आपके पास एक संविधान होना चाहिए, संविधान के रूप ही आपको चलना पड़ेगा, आप जो चुनाव होंगे उसी के अनुरूप होंगे। तो इन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट के लिए चुनाव होंगे, तो बोला चुनाव के लिए पहले आपको संविधान बनाना पड़ेगा। तो बोला भाई ये बात भी ठीक है, भारतीय खुश। तो इन्होंने कहा कि आप एक संविधान सभा का गठन कर लीजिए, संविधान सभा का
इन्होंने पूछा गठन तो कर लेगा, अब ये संविधान सभा क्या करेगी? तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो आपकी संविधान सभा है ये आपके संविधान का निर्माण करेगी, जो भारत का जो संविधान है उसको निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण। भारत वाले बहुत ज्यादा खुश हुई। इन्होंने कहा ठीक है अंग्रेज, हम इतने दिन से इतने सालों से इनसे लड़ाई करते आ रहे थे, ये तो कैबिनेट मिशन है, ये तो बहुत अच्छा है 1940 के अंदर। इन्होंने कहा कि आप टेम्परेरी सरकार बना ले, हम तो खुश है भाई, तैयार है। दूसरा इन्होंने कहा अपना खुद का संविधान भी बनाओ, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसकी सबसे बड़ी बात एक और थी, इसके अंदर किसी भी अंग्रेज का, किसी भी इंग्लिश का, यानी कि गोरे बोलते इंग्लिश का, कोई भी इंटरफेयर नहीं था। जो ये सरकार बनेगी इसके अंदर भी सारे भारतीय होंगे, बढ़ाने वाले भी, और जो बनेंगे वो भी, और जो ये संविधान सभा बनेगी इसके अंदर भी सारे भारतीय होंगे। यानी कि एक तरीके से 1940 से ही हमारे देश के पास, हमारे लोगों के पास जो स्वायत्ता थी, यानी कि जो अपना खुद का सब कुछ था, वो आने लग गया। अब ये हिसाब किताब बैठ गया, अंतिम सरकार आ गई, कैबिनेट मिशन आया, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब बात करेंगे आगे थोड़ा सा चल के। इन्होंने कहा भाई ठीक है, अब अंतरिम सरकार भी हम बना देंगे, पर अंतिम सरकार में कौन होगा वो एक अलग बात होगी। संविधान सभा भी हम बना लेंगे भाई। अब इन्होंने कहा संविधान सभा तो थी हम बना लेंगे, ठीक है आपने कहा, पर आप ये बताइए संविधान सभा के अंदर रहेंगे कौन? क्योंकि देखिए हर कोई चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं देश का, आप भी चाहोगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं कोई बड़ा मंत्री बन जाऊं, तो ऐसे तो डायरेक्ट उठा के नहीं बनना सकते ना। देश में 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है, तो 150 करोड़ उठा के थोड़ा ना प्रधानमंत्री आम मंत्री बना सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक तरीका होता है, ऐसा है कुछ है, तभी तो एक कुछ सिलेक्टेड लोग हमारे देश की संसद तक पहुंच पाते हैं। तो उस टाइम भी सेम था। इन्होंने कहा यार चुनाव तो हो नहीं रहे, पर जो संविधान सभा बनाएंगे, यानी कि जो संविधान का निर्माण करेगी, इसके अंदर लोग कौन रहेंगे? अब ऐसा तो है नहीं सबको उठा के बैठा देंगे भाई। तो इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भाई इस संविधान सभा के अंदर जो लोग रहेंगे ना, वो हम बताएंगे आपको कौन रहेंगे। तो इन्होंने कहा जी बताओ ठीक है कौन लोग रहेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा देखिए हमारा जो आपके देश पे राज है, जी बिल्कुल राज है आपका चल रहा है हमारे देश पे। तो बोला जी हमारा देश पे कुछ तो, हमारे देश आपके देश पे मतलब जो अंग्रेजों का कुछ भारत में हिस्सा है, और बोला कुछ पे थोड़ा बहुत नहीं भी है, जहां पे राजा वाजा चल रहे हैं कुछ एरिया। बोला भाई ये भी बात ठीक है, कुछ पे तो आपका राज है, कुछ पे अभी भी नहीं है, कुछ पे राजा महाराजे और जो नवाब वगैरह वो अभी बैठे हैं, रियासत अभी भी बात बाकी है। बोला जी ठीक है। तो बोला जी ऐसे करते हैं, बोला 93 जो आदमी आएंगे ना, 93 आदमी, तो बोला ये तो ले लेंगे और रियासत से, इस संविधान सभा के अंदर रियासतों से, है ना, रियासतों से ले लेंगे 93 आदमी। बोला जी ठीक है आप कहते हो तो 93 हम रियासतों से ले लोगे, भारत की जितनी भी पार्टी थी सम्मान की, जी ठीक है 93 आदमी रियासतों से ले लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं हमें। और बोला अब हम क्या करते हैं 296 जो आदमी होंगे ना, बोले ये ले लेंगे जिनपे ब्रिटिश का रूल है, अंग्रेजों का सरकार है, ब्रिटिश रूल इंडिया, रूल जो इंडिया हो गया वहां से ले लेंगे। बोला जी ये भी बात ठीक है, पूरा ही भारत आ गया, रियासतें भी आ गई और ये भी आ गया। तो ऐसे करके संविधान सभा के अंदर टोटल कितने आदमी बनते हैं? 389। तो अंग्रेजों ने कहा जो ये आपकी संविधान सभा होगी इसके अंदर 389 आदमी रहेंगे, और इसके अंदर जो 296 रहेंगे ना, वो तो हम जहां पे राज करते हैं ना ब्रिटिश इंडिया का जो हमारा राज है वहां से आ जाएंगे। और जी अंग्रेजों करो जो राजा रुजा है इनको भी एक ही साथ में ले लो, संविधान सभा सभी के लिए एक होनी चाहिए, तो जी उनको भी साथ में ले लो, जो राजा है जो रजवाड़े हैं रियासतें हैं 93 आदमी उनके बढ़ते हैं। और जी ठीक है जी ये तैयार हो गए जी, ठीक है 389 आदमी है, सारे के सारे इंडियन, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। पर आप एक चीज सोचो कि भाई इन्होंने 389 ही क्यों रखे? ये 500 भी कर सकते थे, ये 200 भी कर सकते थे, ये 1000 भी कर सकते थे। तो उस टाइम उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया कि जनसंख्या के आधार पर एक सीट दे दी कि भाई इतनी जनसंख्या है तो एक सीट, एक आदमी वहां से आ जाएगा संविधान सभा के अंदर। तो उसका उन्होंने क्या हिसाब किताब रखा, उन्होंने रखा 10 लाख। 10 लाख अगर लोग हैं तो वहां पे एक सीट दी देंगे हम संविधान सभा की, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक आदमी संविधान सभा के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से करके 389 संविधान सभा के अंदर मेंबर टोटल बने, और इस तरीके से करके संविधान सभा के अंदर हमारे 296 आदमी तो हमें ब्रिटिश इंडिया से मिले और 93 आदमी रियासतों से मिले। अब कह दिया कभी रियासत से तो ठीक है, राजा महाराजा है वो अपने आप भेज देंगे, भाई राजा का राज है, अब वहां पे थोड़ी ना कुछ चलेगा, राजा आना चाहेगा तो खुद से आ जाएगा, नहीं आना चाहे तो नहीं आएगा। हो सके किसी अपने आदमी को भेज दे कि जा तू मेरी तरफ से जा वहां पे बैठ, जैसे भारत में अब हम एम्बेसडर भेजते हैं दूसरे देशों में,
तो रियासतों का ठीक है जी आ जाएंगे, पर ये 296 जो ब्रिटिश रूल कर रहे हो आप, अंग्रेजों आप रूल कर रहे हो, इनमें से कैसे हम किसको पकड़ेंगे भाई। तो इनमें से कहा कि एक छोटा सा चुनाव हो चुका था पहले ही, कुछ असेंबली इंडियन बढ़ चुके थे, यानी कि पहले ही खाका तैयार होने लग रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो चुने हुए लोग हैं वो वोट करेंगे और उनकी वोटिंग से ये 296 लोग आ जाएंगे। तो भाई बात तो ये भी ठीक है, हमारे लोग वोट करेंगे जो चुने हुए थे, उससे पहले नॉर्मल इलेक्शन हुए थे उनमें, और फिर जो उनमें से जो वो वोट करेंगे लोग, जो चुने हुए लोग वोट करेंगे, और फिर उनमें से ही कुछ लोग यहाँ पे 296 आ जाएंगे। भाई बात ठीक है। तो इस तरीके से करके 379 लोग स्टार्टिंग के अंदर हमारी संविधान सभा के अंदर आते हैं। इस टाइम तक आपको एक बता देते हैं, भारत के जो विभाजन के बारे में कोई भी सिस्टम नहीं था। ये सारा का सारा एक अपना पूरा यूनाइटेड जो इंडिया है उसके बारे में हिसाब किताब चलने लग रहा है। ठीक है भाई, इतना भी समझ गया। अब समझते हैं हम इससे आगे के बाद। ठीक है, अब हमारी संविधान सभा तो बन गई भाई, अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, है ना। अब जो कैबिनेट मिशन हमारा आया था 1946 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, उसके जो एक चीज आई थी, दो उन्होंने मांग रखी थी। एक तो आप अपना संविधान का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण कर लीजिए। वो पहली जो चीज थी वो हमारी संविधान सभा थी, उसका निर्माण हमने कर लिया था। संविधान सभा हमारी बनके तैयार हो गई। अब संविधान सभा हमारी बनके तैयार हो गई, उसके बाद भैया अब ये सभा हो गई, तो इसका आगे का काम भी तो होगा कुछ। सीधी सी बात है, जब एक सभा बन गई तो आगे का काम भी होगा। तो अब सभा हो गई, मान लीजिए अब कोई सभा है, मान लीजिए इसके अंदर 389 लोग ये चुन के आ गए थे। अब ये चुन के आए हुए लोगों में से कौन सा हेड होगा, कौन सा कैसे काम करेगा, और कौन सा किस तरीके से भाई बोलेगा, कौन सा नहीं बोलेगा, क्योंकि इनमें से कोई तो हेड नहीं था, कोई तो बताने वाला नहीं था कि भाई हम बताएंगे कि आपको ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा। यानी कि सिस्टम से चलाने के लिए एक आदमी तो चाहिए जो इनका हेड बन के इनको बता सके कि आप वोटिंग कीजिए, अब चलाइए, अब आप बताइए। तो हेड के लिए सारे 389 थे। अब इन्होंने कहा कि भाई हेड किसको बनाए, यानी कि अध्यक्ष किसको बनाए, जो हम सबके कामों को रूटीन में ला सके, हम सबको बता सके कि वाह आप बोलिए, अब सब इस चीज पे वोटिंग करिए। तो इन्होंने कहा कि भाई सभी के सभी हैं, तो सब में से जो आदमी सबसे बुजुर्ग होगा ना, सबसे ओल्ड होगा, आज हम टेम्परेरी उसको अध्यक्ष बना लेते हैं। अब संविधान सभा होने के बाद ये सब बातें हैं, संविधान सभा हमारी बन गई, आपको बता दिया कि भाई इसके अंदर कहां से कैसे आए। अब इसकी पहली बैठक होती है, बैठक कहां होती है, जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, है ना, दिल्ली में। दिल्ली में इसकी बैठक होती है। अब इसकी बैठक में बात आती है, पहली बैठक है, कौन हेड बनेगा, सही बात है। तो इन्होंने कहा कि जो इनमें सब में सारे लोगों में से जो सबसे ओल्ड आदमी हो ना, उसको आज के लिए हम टेम्परेरी अपना बना लेते हैं अध्यक्ष। भाई सम्मान गए, सही बात है यार, जो सबसे एक्सपीरियंस है, सबसे पुराना आदमी है, आज हम उसको ही कर लेते हैं। तो सबसे जो ओल्ड आदमी था, जो 9 तारीख को अस्थायी अध्यक्ष, है ना, ये पेपर में भी आता है भाई, अस्थायी अध्यक्ष, वो किसको बनाया गया 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को। वो थे जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये उस टाइम संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, सिन्हा, और इसको टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये बात है 9 दिसंबर की। अब भाई ठीक है, बैठक हुई पहली, उसके अंदर हुई, जो भी काम कुम चल रहा था, जो भी कुछ बात हो रही थी वो हो गई। अच्छा, दूसरी बात, अब मुस्लिम लीग अब तक तो इतना उठ के नहीं आ रहा था कि भाई हम अलग करेंगे, अलग अलग की वो मांग तो पहले से कर रही थी मुस्लिम लीग थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का काफी अच्छा हिसाब किताब था। अब वो अब से पहले कर तो रही थी, पर थोड़ा सा हिसाब किताब में रुक गई थी। अब उन्होंने देखा ना कि यार इसके तो सारे ज्यादा आदमी जो संविधान सभा में है, ये वो है जो कांग्रेस के है, कांग्रेस के। जो मुस्लिम लीग के थे ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग उसके बहुत कम थे। तो ये हिसाब किताब इस मोहम्मद अली जिन्ना को समेट गया कि यार सारा तो ज्यादातर कांग्रेस के हैं, अपने तो मुस्लिम लीग के गिनती के आदमी रह गए, तो अपनी कहां चलेगी जो संविधान सभा बनेगी, जो ये अंतरिम सरकार बनाएंगे या इसके अंदर कुछ कानूनी व्यवस्था टेकेंगे, तो अपनी तो चलेगी नहीं। तो उन्होंने फिर भी कहा भाई वो मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा जी नहीं, हमें तो इसका कोई मतलब नहीं, हम तो विरोध करते हैं, हम नहीं करें, हम तो अपनी नया संविधान खुद अलग देश बनाएंगे। समझ रहे हो ना, उसने देखा कि अपने मेरे राइट कितने हैं,
मुस्लिम लीग के राइट कितने हैं, मुस्लिम लीग की सीटें कितनी आई है, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं। उसने देखा मेरी चलनी वलनी तो है नहीं भाई, मेरी तो लोग ही बहुत कम है, मेरी जो पार्टी है मुस्लिम लीग उसकी गिनती के लोग हैं, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं बहिष्कार करता हूं। तो 9 दिसंबर 1948 को दिल्ली के अंदर जो पहली बैठक होती है हमारी संविधान सभा की, उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। समझ रहे हो ना बात, सब अपने इंटरेस्ट के लिए बैठे थे, सब अपने इंटरेस्ट के लिए बैठे थे। भारत का अब तक कोई हिसाब किताब नहीं था कि टुकड़े होंगे, पर अब इन्होंने रुका हुआ था वो फिर से स्टार्ट कर दिया कि भाई नहीं, हमें तो अब टुकड़े चाहिए देश के, हमें तो देश का बंटवारा ही चाहिए। चलो भाई बताओ बताओ तुम मुस्लिम लीग वालों, कुछ राजा रजवाड़ों ने अपने आदमी नहीं भेजे इसके अंदर, चलो भाई बताओ, तुम भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा थोड़ी से हम देश में आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर मुस्लिम लीग के या कुछ राज्य रजवाड़ों के कुछ लोग जो संविधान सभा में सदस्य थे वो नहीं आएंगे, इनका विरोध करेंगे तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। भाई मैक्सिमम लोग तो थे संविधान सभा में, जो देश के मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ थी वो तो थी, तो इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को लेके बैठकों को आगे बढ़ाते हैं और हम संविधान के जो हमारा देश का संविधान बनेगा उसके निर्माण का कार्य शुरू करते हैं। और दूसरा जो कैबिनेट मिशन का हिस्सा था कि एक अंतरिम सरकार यानी टेम्परेरी सरकार का जो स्थापना करते हैं उसके लिए भी स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस तरीके से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तो विरोध ये करने दो भाई इनको। उसको 9 दिसंबर 1948 को दिल्ली के अंदर पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष याद रखना डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने। अब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद ही हुई, 2 दिन बाद है ना, 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई। अब दूसरी बैठक के अंदर इन्होंने कहा कि यार ये तो हमने जो अस्थायी अध्यक्ष थे टेम्परेरी थे, हम यूं करते हैं परमानेंट आदमी हम में से चुन लेते हैं जो संचालन करेगा, हमारी जो संविधान सभा है इसका संचालन करेगा। बात भी सही है भाई, जब कोई भी चीज हमें इतना बड़ा काम करना है, देश का संविधान बनाना है, देश में एक अंतरिम सरकार की, एक टेम्परेरी सरकार की स्थापना करनी है, तो एक अध्यक्ष तो होना चाहिए, एक हेड तो परमानेंट होना चाहिए, जो इन जितने भी सदस्य हैं संविधान सभा के, इनको एक तरीके से प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल से, एक मैनेजमेंट तरीके से इसको चला सके। बात भी ठीक है। तो भाई उसके लिए इन्होंने 11 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा जी ने कहा कि भाई यूं कर दो, तो तुम वोट करवा लो संविधान सभा में। तो संविधान सभा में वोटिंग हुई और उन वोटिंग के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो आगे चल के हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष। अब आप समझ रहे होंगे ना, यानी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर को इन्होंने वोटिंग की किसके लिए, स्थायी अध्यक्ष के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है भाई। अब 2 दिन बाद फिर से बैठक हुई 13 दिसंबर को 1946 को। अब जो ये 1946 को 13 दिसंबर को बैठक हुई, इसके अंदर क्या किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक उद्देश्य लेके आया। उद्देश्य यानी कि उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव में कहा था, बताया गया था डिटेल में कि हमने जो ये संविधान सभा बनाई है, ये बनाई है हमने देश का संविधान बनाने के लिए, देश में एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए, देश को अंग्रेजों से लेके देश का शासन अपने हाथ में लेने के लिए, ये हमारा उद्देश्य है। और इसको सभी मिलकर पास करें कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसी के लिए बनाई है और हम इसके लिए काम भी करेंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया और वो उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, सभी सदस्यों के द्वारा पास कर दिया गया। अब ये बात है हमारी जो बैठ के चल रही है ना इन चीजों की। अब 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ कि भाई हमने जो संविधान सभा अपना संविधान निर्माण के लिए की है, तो ठीक है चलो अब इसका निर्माण करते हैं। तो भाई ठीक है, सभी ने कहा जी ठीक है, हम मानते हैं आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको हम पास कर देते हैं, तो अब चलिए संविधान का निर्माण स्टार्ट करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे और कुछ और लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने कहा भाई संविधान का जो निर्माण करना है उसके लिए कुछ समितियां बनानी पड़ेगी। ऐसी बात थोड़ी है कि भाई सारे के सारे जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे संविधान बनाने लग जाएंगे। कुछ हम यूं करते हैं, समितियां बना देते हैं। समितियां यानी कि हम कुछ कमेटियां बना देते हैं और हर कमेटी को अलग अलग काम दे देते हैं और हर कमेटी अपना काम अपने रूप से तैयार करेगी और इस तरीके से करके सब अपना अपना काम करेंगे तो एक देश का संविधान तैयार हो जाएगा।
बात में बिल्कुल ठीक थी भाई। एक अरेंजमेंट तरीके से अगर हमें अपना संविधान तैयार करना है तो हर कमेटी को कुछ ना कुछ काम दिया गया। अब देखिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, ठीक है। तो हम पहली जो कमेटी का नाम था जो बनाई गई संचालन कमेटी, संचालन समिति, संचालन समिति। भाई ये बनाई गई कि भाई जो संविधान सभा होगा इसका संचालन किस तरीके से होगी, ये जो कितने सारे लोग संविधान सभा में आए हैं इसका किस तरीके से प्रॉपर चैनल से होगा, किस हिसाब से क्या होगा, वो संचालन समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन रखे गए, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे वही संचालन समिति के अध्यक्ष रखे गए। यानी कि कौन रखे गए आप समझ सकते हैं, सीधी सीधी बात हमने अभी बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हैं आप इस चीज को। मैं पेन बदल लेता हूं एक बार। अब जो दूसरी कमेटी बनाई गई यानी कि दूसरी समिति बनाई गई वो बनाई गई संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो देश का जो संविधान होगा ना, जो देश के ऊपर मेन जो मुख्य रूप से राज्यों से नहीं संघ के ऊपर जो मेन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का संविधान समिति, उसका भी अध्यक्ष बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई। उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया, उसका बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। भी आप देश के संविधान का हिसाब किताब देखिए, क्योंकि ये स्पेशल कह रहे थे, ये इनका स्टार्टिंग से यही था जब कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया था कि हम जो देश का हिसाब किताब रखेंगे ना उसमें सेंटर को ज्यादा पावर देके रखेंगे। क्योंकि अगर सेंटर को ज्यादा पावर नहीं दी गई, अगर स्टेट्स को ज्यादा पावर दी जाती है, कल ने मान लिया अब भारत सरकार के पास पावर कम होती और राज्यों के पास कम होती, हर राज्य अपना नया झंडा तैयार कर लेता, हर राज्य अपनी मनमानी करने लग जाता, हर राज्य कहता मैं तो भारत सरकार से जुड़ा ही नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं करवाऊंगा। तो ये सब बातें अलग होने लग जाती और देश के जो बंटवारे होने के जो चांसेस थे वो ज्यादा होते। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमेशा उद्देश्य यही था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो मेन गवर्नमेंट भारत सरकार होगी, उसको पावर ज्यादा दी जाएगी, जो राज्य सरकार होगी, जो प्रांतीय सरकारें होंगी, उनको पावर कम दी जाएगी। तो ये दूसरी समिति बनाई गई थी, इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक तीसरी समिति थी, वो थी भाई, अब वो थी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। नाम से समझ रहे हो, प्रांतीय का नाम क्या होता है, प्रांत का मतलब होता है स्टेट, है ना, स्टेट। जो स्टेट्स को भी क्या क्या पावर दी जाएगी, किस तरीके से होगा, उनका सबको इकट्ठा कैसे लाना है, कैसे नहीं लाना। तो प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष कौन बनाया जा सकता है, आप खुद सोचिए। सभी प्रांतों को इकट्ठा किसने किया था, देश को इकट्ठा किसने किया था, सभी छोटे छोटे प्रांतों को मिला के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आप समझ सकते हैं प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसको बनाया, सरदार पटेल जी को, सरदार पटेल जी को। समझ सकते हैं आप, समझ रहे हो ना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, इसको याद भी हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे। एक समिति और बनाएगी भाई, जो मुख्य मुख्य समितियां थी हम उनको लेके चल रहे हैं। एक समिति बनाई गई कि भाई जो संविधान का निर्माण होगा उसके लिए भी जो समिति चाहिए, संविधान भी तो कोई बनाएगा भाई, जो टोटल प्रारूप होगा, ये तो चलो संचालन का हो गया भाई, ये संघ का बना दिया, प्रांत का, कुछ और चीजें भी तो होती है, विदेश की चीजें होती है, वैसी होती है, सबको इकट्ठा करिए, तो उसको बनाया प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप यानी कि टेम्परेरी खाका, तो थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, हमारा संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, सबसे इंटेलिजेंट आदमी थे संविधान सभा के अंदर। तो संविधान सभा का प्रारूप समिति का संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, भीमराव अंबेडकर। समझ सकते हो ना। तो ये कुछ मेन संविधान समिति थी। संविधान सभा की जो बैठक होती है, 2-3 बैठक होती है, जो उसके बाद जो 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्ताव पास करते हैं और कि हम संविधान को अपना निर्माण करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो उस तरीके से भाई इन कामों करने के लिए कुछ कमेटियां बना देते हैं। तो कमेटियां ये सब बनाई गई, इन सबको आपने याद करना है, पेपर में ये सब पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे,
ठीक है ना। प्रारूप समिति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरा पूछा जाता है सबसे ज्यादा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चीजों को आपने याद करना है, ठीक है ना। अब जो जो कैबिनेट मिशन आया था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसके दो मेन मुद्दे थे भाई, आपको स्टार्टिंग बताया था। दो मेन मुद्दे कौन से थे, पहला जो मुद्दा था कैबिनेट मिशन का, वो पहला मुद्दा था कि भाई आप एक संविधान सभा बनाइए, संविधान सभा का निर्माण करिए। और दूसरा जो मुद्दा था वो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, एक अंतरिम सरकार की, एक टेम्परेरी सरकार की स्थापना करवाना भारत के अंदर, अंतरिम सरकार की, अंतरिम सरकार। तो आप देख सकते हैं जो पहला मुद्दा था वो हमारे भारत के लोगों ने संविधान सभा का निर्माण वो तो पूरा कर लिया, पर जो दूसरा मुद्दा था अंतरिम सरकार की स्थापना, ये कहां पूरा हुआ है भाई। दो ही मुद्दे थे, तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इसके दो ही मुद्दे तो थे। तो पहला तो पार कर लिया, और दूसरा कैसे था। तो अब बात चलते हैं दूसरे मुद्दे पर, यानी कि अंतरिम सरकार की जो स्थापना थी, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी ना, इसका बनाने के हिसाब से चलते हैं हम, टेम्परेरी गवर्नमेंट को बनाने के हिसाब से। तो इन्होंने कहा कि भाई हमने एक संविधान सभा अपनी बना रखी है, अब संविधान सभा के अंदर राज्यों का भी हिसाब किताब है और स्टेटों का भी हिसाब किताब है। हमने अपना एक हेड भी चुन लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना, राजेंद्र जी को। अब यार यूं करते हैं हम, अब जो एक अंतरिम सरकार होगी उसके और लोग कहां से लाएंगे, हम यूं करते हैं इनमें से ही कुछ लोग हैं उनको ही उठा के या वोटिंग के आधार पर इनको ही मंत्री पद दे देते हैं। और जो अंतरिम सरकार होगी उसके अंदर देखो प्रधानमंत्री का पद तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश आजाद नहीं था। जो भी हिसाब किताब तक चल रहा था 1946 तक के, वो सारा वायसराय का हिसाब से किताब चल रहा था। वायसराय सबसे ऊंचे पद के ऊपर बैठे हुए थे। ये हमारी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनने लगी थी, क्योंकि चुनाव भी नहीं हुए थे। बिना चुनाव के तो टेम्परेरी गवर्नमेंट होगी। तो बिना चुनाव के पर कुछ डिपार्टमेंट थे, जैसे रेलवे था, डिफेंस था। ऐसा तो था नहीं हम एकदम से उनको एक्वायर कर लेंगे जैसे अंग्रेज जाएंगे। हो सकता है डिफेंस अपने हिसाब से चले, रेलवे अपने हिसाब से चले, है ना, डाक विभाग अपने हिसाब से चले। तो हमने उन सबको अपने अंदर अपने हिसाब से टेक ओवर करना था। तो इसलिए हमने उन सब डिपार्टमेंटों के लिए एक एक मंत्री की नियुक्ति करनी थी। जो एक एक मंत्री की नियुक्ति जो करनी थी, वही हमारी एक तरीके से अंतरिम सरकार बन जाती है। तो कुछ जो मेन जो मंत्री पद दिए गए, किस किस को दिए गए, हम उनके बारे में डिटेल से लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं किसको क्या क्या मंत्री दिया गया। अब ये सारे सारे संविधान सभा में से इन लोगों को दिए गए, है ना। तो देखते हैं, पहला हम पढ़ते हैं नेहरू जी को। नेहरू जी को मंत्री पद दिया गया, सरकार में स्थान दिया गया नेहरू जी को, ठीक है। इनको दिया गया एक तो विदेश मामले, एक जो मेन चल रहा था ना, कार्यकारी काम चल रहा था, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, यानी कि मेन बंदा ये बना दिया गया उपाध्यक्ष, समझ रहे हो ना। अब इसको तो ये बना दिया गया नेहरू जी को। तो अब दूसरा जो एक डिपार्टमेंट था वो था रेलवे। रेलवे बहुत बड़ा था, वो दिया गया आसफ अली जी को। आसफ अली, उनको कहा गया भाई आप संविधान सभा के अध्यक्ष, ये मेंबर थे सारे, इनमें से ही संविधान सभा के लोगों में से ही इनको ये डिपार्टमेंट दे दिया गया, ताकि हम धीरे धीरे करके अपनी सत्ता को अपने हाथ में ले लें। तो आसफ अली जी को दे दिया गया रेलवे। एक थे संविधान सभा में जगजीवन राम जी, जगजीवन, जग का जीवन, जगजीवन राम जी, है ना, इतना अच्छा नाम है। तो इनको दे दिया गया श्रम विभाग, श्रम विभाग, है ना। एक थे डॉक्टर बाबा साहब, होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर बाबा, ये भी संविधान सभा में थे। इनको दे दिया गया कौन सा, खनन का हिसाब किताब आप ये संभालिए, ठीक है। और बंदरगाह दे दिए गए इनको। अब एक डिपार्टमेंट मेन सा और रह जाता है, वो मेन सा रह जाता है कौन सा, डिफेंस का, रक्षा का किसको दे दिया गया, बलदेव सिंह जी को। इन्हों के अंदर बल था, बल था ना, इसलिए बल था, इसलिए इनको कौन सा दे दिया गया, रक्षा का मामला, आप डिफेंस संभालिए, सेना को संभालिए आप, है ना। एक और रहेगा इंपॉर्टेंट था,
जो कौन सा मामला रहेगा, एक रहेगा होम मिनिस्ट्री, है ना, जो आज के टाइम में अमित शाह जी के पास है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। बताओ गृह मंत्रालय किसको मिलना चाहिए, मैं कहा लिख रहा हूं, बताओ किसको मिलना चाहिए गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसको दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार पटेल को कहेंगे आप संभालो अंदर का सिस्टम सारा और सबको इकट्ठा करो और उठा लाओ सबको, कोई किसी को खुशी से किसी को धमका के, तो इनको दिया गया गृह मंत्रालय। और थे भी इन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया ही। ठीक है, ये कुछ मंत्रालय थे जो हमारी अंतरिम सरकार के, है ना, टेम्परेरी गवर्नमेंट एक तरीके से हम बोल सकते हैं। टेम्परेरी गवर्नमेंट में कुछ ये मंत्री थे, बाकी सारे थे, पर मेन जो देखते हैं वो ये वाले थे, है ना। तो ये सारे मंत्री हमारे। अब जो कैबिनेट मिशन आया था उसके दो मुद्दे थे। एक तो था भाई संविधान सभा बनाओ जो संविधान का निर्माण करेगी, हमने वो भी संविधान सभा बना दिया, उसकी कुछ समितियां बना दी जो संविधान बनाने के लिए काम पे लग गई, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा था कि आप एक अंतरिम सरकार बनाइए कि जब तक हम ना रहे, मतलब हम जाएंगे उसके बाद जो देश को संभालेगी अंतरिम सरकार जो रहेगी, ये भी बना दी इन्होंने भाई 1946 के अंदर, ये बना दी संविधान सभा के लोग बैठक से ही। 1946 से 1951 तक अंतरिम सरकार जो ये बनी थी, हमने इसमें कुछ पोस्ट चेंज हो गई थी, बाकी इसी सरकार ने काम किया। तो 1951 तक, क्योंकि हमारे 1951 में चुनाव हुए थे लास्ट में दिसंबर में जाके, और 1952 में हमारी जो चुनी हुई स्थायी सरकार थी वो आ गई थी। उसके बाद हमारा देश चलने लग रहा है। जो अंतरिम सरकार का जो था टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, इसने 1946 से लेके 1951 तक देश के अंदर संभाला, देश को संभाला, अपने हिसाब किताब से संभाला। तो ये जितनी भी बातें चल रही थी, ये सब बातें चल रही थी हमारी संविधान सभा की, कैबिनेट मिशन की, किस तरीके से कैबिनेट मिशन आता है और किस हिसाब से क्या चलता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस तरीके को बिल्कुल ढंग से समझ के और फिर चलना है, ऐसे नहीं कि यूं ही बिना समझे ही चलना है हमने। अब देखिए संविधान सभा का जो जितने भी जो कैबिनेट मिशन आया था, इसके दो चीजें जो थी वो दोनों के दोनों पूरे हो गए। हमने संविधान सभा भी बना ली और हमने अंतरिम सरकार की जो अपनी टेम्परेरी गवर्नमेंट थी उसका निर्माण कर लिया। अब जो समितियां बनाई थी ना, हमने संविधान सभा की समितियां बनाई थी, प्रारूप समिति, संचालन समिति, है ना, जो संघीय क्षेत्र के लिए संविधान के लिए और प्रांतीय संविधान के लिए अलग समितियां थी। इस तरीके से ये तो हमने मेन समितियां लिखवाई है। कुछ समितियां ऐसी भी है जो हमने नहीं लिखवाई, वो लगभग से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके अंदर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना उनके अंदर लगभग पूछे नहीं जाते हैं। बहुत चीज थी भाई, इकोनॉमिक से रिलेटेड अलग थी, अल्पसंख्यकों के मामले से रिलेटेड अलग समिति थी, है ना, बहुत सारी समितियां थी। जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उस तरीके से बटे हुए ना, उस तरीके से समितियां थी। पर इन सब में जब देखते हैं ना तो एक मुख्य समिति थी जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। बताओ वो कौन सी समिति थी, वो कौन सी समिति थी, वो थी प्रारूप समिति, है ना, प्रारूप समिति। ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति बनती है आपकी। अब सबसे इंपॉर्टेंट समिति क्यों बनती है, क्योंकि इस समिति का मुख्य कार्य क्या था कि जितनी भी सारी समितियां थी उन सभी समितियों ने जो जो जितनी भी कमेटी थी उन्हें जो जो सजेशन दिया, अल्पसंख्यक वालों ने कहा कि भाई ये होना चाहिए, स्टेट वालों ने कहा कि ये होना चाहिए, फाइनेंस वालों ने कहा जी ये होना चाहिए, है ना, सबने जितने भी अलग अलग जो अपनी बात बारे में बताया कि भाई ये संविधान के अंदर होना चाहिए। इस समिति ने उन सब चीज सभी लोगों की जो राय थी ना वो ले ली और उसके बाद एक संविधान को खाका तैयार करा। खाका यानी कि प्रारूप तैयार किया, यानी कि उन सबके काम को एक जगह लाना, वो भी सही तरीके से मेन संविधान बनाना, वो सारा काम था इस प्रारूप समिति का। अब जब इतनी इंपॉर्टेंट समिति थी तो सीधी सी बात है भाई, पेपर के अंदर इसके जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं और लगभग बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रारूप समिति के जो सदस्य थे और भाई कौन कौन सदस्य थे, ये काम यानी कि जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे वो इस समिति में रखे गए थे। मेरी इसी समिति ने हमारे संविधान का निर्माण किया था। तो अब पढ़ते हैं इसके सदस्य और अध्यक्ष, ठीक है ना। तो यदि प्रारूप समिति ठीक है ना, आपको मैंने बताया था इसका जो पहला बंदा था इसका अध्यक्ष, है ना, मैंने बताया था ना आपको अध्यक्ष कौन था इसका, बताओ, मैंने पहले बताया था, अभी बताया थोड़ी देर पहले, आप जो समिति लिखवाई थी, अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। सब बहुत इंटेलिजेंट आदमी, है ना। ये क्या था, अध्यक्ष।
ये समिति का अध्यक्ष था। सारा जो कर्मा धर्मा था ये इसके हिसाब पे था। इसके साथ कुछ और भी लोग थे, उनके नाम और बताते हैं, उनके नाम भी पूछे जाते हैं भाई पेपर के अंदर। ठीक है, दूसरा जो मुख्य नाम था इस समिति के अंदर था वो था एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है ना, एन गोपाल स्वामी अयंगर। अयंगर थोड़ा सा लिखने का हिसाब किताब देख लेना भाई, वर्ड थोड़ा बहुत लिखने का अलग हिसाब किताब हो सकता है ना। ठीक है ना, जो तीसरा आदमी जो इसके अंदर था इस समिति के अंदर वो था अल्लावादी कृष्ण स्वामी अयंगर अय्यर। ठीक है, अल्लावादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अयंगर है और ये है अय्यर। ठीक है, इसके अंदर जो अगले सदस्य थे वो थे डॉक्टर के एम मुंशी। अगले सदस्य थे कौन से थे, डॉक्टर के एम मुंशी। मुंशी जी थे, समझ गए ना, ये के एम मुंशी जी, मुंशी जी इसके अगले सदस्य थे। ठीक है ना, उसके अगले सदस्य जो थे, जो नेक्स्ट पांचवें सदस्य थे वो थे सैयद मोहम्मद सऊदुल्ला। ठीक है ना, पांचवें जो सदस्य थे इसके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सादुल्ला लिख लेते हैं, देख लेना थोड़ा सा, ज्यादा कुछ है नहीं राइटिंग का। जो इसके छठे सदस्य थे वो थे एन माधव राव। एन माधव राव। देखिए इससे पहले एक एन नाम से और भी था, एन गोपाल स्वामी अय्यर, है ना, एन माधव राव, समझ रहे हो। इसके जो आखिरी जो सदस्य थे वो थे टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी। कृष्णाचारी। अब देखिए ये जो सदस्य थे ना 5 तक, ये तो सारे भाई पहले थे, यानी कि इनका जो था ये पहले से ही थे। स्टार्टिंग में जब ये समिति बनाई गई थी तभी ये सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर जी भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्वादी कृष्ण चौबी थे, डॉक्टर के एम मुंशी भी थे। ठीक है ना, ये और जो ये सैयद मोहम्मद सऊदुल्ला भी थे। जो एन माधव राव जी आए थे ये स्टार्टिंग में नहीं थे, ये जो आए थे ये आए थे बी एल मित्रा जी के स्थान पर। बी एल मित्रा जी के स्थान पर इन्होंने जो प्रारूप समिति में इनको चुना गया था स्टार्टिंग में, पर कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद एन माधव राव ने इनकी जगह ली थी। और जैसे ही टीटी कृष्णाचारी है ये भी स्टार्टिंग में ये थे, ये आए थे डीपी खेतान जी की जगह। डीपी खेतान, इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इनको बनाया गया था। अब बात समझिए, थोड़ा समझने का काम है। जो ये प्रारूप समिति थी, अनेक सारी समितियां बनाई गई थी, इसका काम तो आप समझ गए होंगे। इसका मेन काम था जितनी भी समितियां अपने सजेशन दे, यानी कि जितनी भी समितियां देगी उन सबको मिला के, उन सबके सजेशन को लेके फिर और अपनी तरफ से भी कुछ हिसाब किताब लेके दूसरे देशों के संविधान को पढ़ के और फिर एक ऐसा अच्छा संविधान जो आज का हमारा है वो हमारा देश का संविधान तैयार करना। तो ये 7 लोग थे जिन्होंने इतनी सारी मेहनत की, इतने सारे लोगों से राय ली, है ना, इतनी सारी चीजों ली और फिर संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। प्रारूप का मतलब समझ रहे हैं, खाका यानी कि टेम्परेरी बुक, यानी कि आप यूं समझ सकते हैं संविधान को एक बुक होती है। ठीक है ना, एक बुक तैयार करी संविधान के लिए। अब वो बुक थी पहले करी गई टेम्परेरी बुक, टेम्परेरी उसके अंदर दिया गया, उसके टेम्परेरी इन्होंने प्रारूप यानी कि एक तरीके से प्रारूप को फाइनल कब होती है बुक, जब सारे संविधान सभा के जो लोग हैं ये इसको एग्री कर देंगे ना कि भाई बहुमत से कि भाई हाँ ये जो बनाई ये बुक, ये सही जो संविधान बनाया है ये बिल्कुल सही बनाया है, तब ये जो होगी ये फाइनल पक्की बुक होगी। पक्की, समझ रहे हो ना, तब ये पक्की बुक होगी। वरना जब तक ये संविधान सभा पास नहीं करती तब तक ये टेम्परेरी यानी प्रारूप एक तैयार करना। इस तरीके से जो प्रारूप समिति का जो काम था वो ये सब काम था। अब जो प्रारूप समिति के जो लोग थे इन्होंने अपना काम था वो स्टार्ट कर दिया। अब ठीक है ना, अब ये जो लोग थे आप लोगों ने देख लिया, इन सबके नाम याद रखने। अब नाम का चलो मैं थोड़ा मिटा दिया, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, नाम का याद नहीं रहा मेरे को, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ नाम इनके कैसे याद रखने हैं ना, क्योंकि इतने सारे नाम हो गए याद रखना बहुत मुश्किल होता है भाई। देखो
पहले तो अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसके नाम में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो नाम होगा एन गोपाल स्वामी। अब देखो दूसरा एन माधवराव। गोपाल और माधव दोनों कृष्ण जी के नाम है, तो इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं, कृष्ण जी थे, ठीक है ना। तीसरा ये कृष्णा स्वामी, ये हो गया, ये भी कृष्ण जी का नाम हो गया, ठीक है ना। लास्ट में जो टीटी के नाम से याद रख सकते हैं या कृष्णाम के नाम से रखते हैं, यानी कि दो तो कृष्ण हो गए, दो एन हो गए, एन माधव राव और एन गोपाल स्वामी, ठीक है ना। एक हो गया मुंशी जी। मुंशी जो होता है वो रखता है हिसाब किताब, है ना, बड़ियों के होते हैं, वो मुंशी जी हो गए, ठीक। तो इस तरीके एक जो मुस्लिम हमारे रह गए वो रह गए सैयद मोहम्मद सऊदुल्लाह। जब मोहम्मद साहब से इसका नाम याद रख सकते हैं हम, मोहम्मद साहब के नाम से। तो इस तरीके से करके ये हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, जिन्होंने हमारे देश का मूल संविधान तैयार किया। मूल संविधान, हमारे देश के संविधान को तैयार किया, सबसे सलाह लेके, सबसे सोच के, है ना। अब प्रारूप समिति का जो काम है ना वो चल रहा है सारा का सारा प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति बना दी गई, ठीक है ना। ये सब सारा काम था 1946 के अंदर, 47 के अंदर चलने लग रहा था। अब प्रारूप समिति ने भाई और भी सारी समिति थी, अब और जितनी भी समिति थी उन समितियों ने अपनी सलाह दी प्रारूप समिति को, उसके हिसाब से कुछ प्रारूप समिति की अपनी थी, तो उसके हिसाब से प्रारूप समिति ने फरवरी, यानी कि फरवरी 1948, फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने पहली बार जो एक खाका तैयार किया, और समितियों के सलाह से और अपने जो दिमाग से और दूसरे देशों के संविधान को पढ़ के 1948 में खाका सा तैयार, यानी कि मैंने बताया था ना एक जो टेम्परेरी बुक थी वो तैयार कर ली थी इन्होंने, और वो रख दी संविधान सभा के आगे, लोगों के आगे, देश के लोगों के आगे, गजट में प्रकाशित कर दिया गया। उसमें कहा गया कि आप लोगों को 8 महीना दिया जाता है, 8 मंथ, है ना, कि आप लोग 8 महीने के अंदर इसके अंदर कुछ कमी है, कुछ आप सलाह देना चाहते हो, कोई भी कानून बनता है ना ऐसे ही होता है देश का संविधान भी, कि तो देखो खुले तरीके से और कितने अच्छे तरीके से सभी की सलाह लेके फिर हमारा संविधान बनाया जा रहा है ना, बहुत बड़ी बात है ये। तो इन्होंने फरवरी 1948 में अपना खाका प्रारूप तैयार कर लिया और 8 महीने का समय लोगों को दिया गया, आप हमें सलाह दीजिए, कुछ कमी है तो कुछ उन कमियों को बताइए ताकि हम उनको हटा सके, कुछ अच्छा ही जोड़नी चीज है, कुछ नई चीजें जोड़नी है तो आप उनके बारे में बता दीजिए। तो लोगों ने 8 महीने तक इनको बताया, तो इन्होंने उन चीजों पे एड ऑन काम किया, और फिर अक्टूबर 1948 को इन्होंने सेकंड बार फिर से अपनी जो कॉपी थी इनके, यानी कि संशोधन करके इनकी कुछ चीजें जोड़ के, कुछ हटा के, जो इनके लोगों की सलाह पर इन्होंने फिर से अपनी जो टेम्परेरी बुक थी वो तैयार कर दी और लोगों के सामने फिर से रख दी। उसके बाद जैसे अक्टूबर 1948 में दूसरी बार जब ये आया गया, उसके बाद फिर कुछ चर्चाएं चली, क्योंकि इतना जब संविधान का, इतने बड़े भारत का हम संविधान तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान का अब तक हिसाब किताब हो चुका था कि वो अलग बढ़ेगा, पाकिस्तान का कोई नहीं था, अब हम सिर्फ अपने भारत के लिए संविधान तैयार करने लग रहे थे। तो अक्टूबर 1948 के बाद फिर कुछ डिस्कशन हुई, कुछ कमी रह गई, कुछ और दिक्कत रह गई, तो लास्ट बार जो भी था, ये जो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, इन्होंने लास्ट बार 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के पास अपना फाइनल जो चेंज करके, मिला जुला के जितना भी था वो सारा का सारा हिसाब किताब सही बैठा के अब उनकी कहा कि हमने ये संविधान बना दिया है भाई, अपनी तरफ से खूब अच्छा बनाया है, ये चीज है, ये रख दिया गया। इसी दिन संविधान सभा में पहली बार हमारे संविधान को पढ़ा गया। उसके बाद उस पर काफी सारी बहसें हुई, क्योंकि भाई कितने, अब जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ था तो 379 सीटें रखी गई थी, पर पाकिस्तान अलग हो गया था तो हमारे पास 299 सीटें रह गई थी टोटल। अब 299 में से 70 सीटें थी वो राजसी, जो राजा वगैरह थे ना, रियासतें थी, रियासतों को दे दिया गए थे, रियासतों को, और बाकी थी जो कितनी रह गई 229, वो ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट थे, वहां पे से आ रहे थे। तो क्योंकि पाकिस्तान चला गया, कुछ एरिया वहां चला गया, तो कुछ एरिया वहां चला गया, तो कुछ सीटें भी वहां चली गई, तो इस तरीके से 299 सीटें रह गई थी हमारे पास। तो 299 सीटों पे जो 299 लोग थे अब संविधान सभा के अंदर, वो 4 नवंबर 1948 के इन्होंने रख दिया, और फिर इन्होंने बहस स्टार्ट कर दी, आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया संविधान सभा में कि जो ये संविधान बनाया है वो सही है, किन चीजों को कम रखा गया है, क्या अल्पसंख्यक मामलों को भी रखा गया है, क्या धर्म जाति के आधार पर भी जो भेदभाव मिटाना है उसको भी रखा गया है ना,
किस किस को हिसाब क्या क्या दिया है, कौन से कानून में क्या व्यवस्था की गई है, क्या ली गई है, इन सब बातों पे बहस होने लगी। और ये बहुत अच्छी भी बात है कि देश के जितने भी लोग थे उनकी भी सलाह ली गई, उस पर कुछ चेंजमेंट करने थे तो उनको भी किया गया। ऐसा नहीं किया गया सिर्फ कुछ पार्टी और कुछ लोगों के आधार पर ही हमारे देश के संविधान को बना दिया गया। कितना ही एक समझते हैं, और लोकतंत्र देश है तो लोकतांत्रिक हमारा स्टार्टिंग जब हम संविधान बनाते थे तभी एक लोकतांत्रिक जो तरीका था वो हमारे देश के संविधान बनाने के लिए स्टार्ट हो गया था। तो संविधान के लिए आपको मैं बता देता हूं। अब हमारा इसके बाद कुछ बैठ के चली थी ना, जो कुछ वाचन चले थे संविधान का, 3 वाचन चले थे। 3 वाचन में जो लास्ट वाला वाचन था उसके बाद 26 नवंबर 1949 को, 50 को तो लागू ही हो गया था, 26 नवंबर 1949 को वहां पे उपस्थित कितने लोग थे, 299 टोटल थे संविधान में। 299 में से 284 उपस्थित थे जो प्रेजेंट थे। इन सबके सबने, सोचो सबके सब एग्री थे, इन सबने सिग्नेचर कर दिए। और जो हमारा संविधान था वो जो प्रारूप था, मैंने बताया था आपको प्रारूप था, ये अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इन सबके सिग्नेचर होते हुए। और 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान बना लिया था, अपना लिया था कि ये हमारा संविधान होगा। पर इसे लागू हमने कब किया था आप सबको पता ही होगा, है ना। सब लोग कमेंट में बताना कि 26 जनवरी 1949 को तो हमने लागू अपना लिया था, और इसको लागू कब किया गया था। मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए कब लागू किया गया था हमने अपने संविधान को। अब थोड़ा सा जो संविधान बना था हमारा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हिसाब किताब रहा था। ये कमेंट करना कि हमने संविधान लागू कब किया था, है ना। तो देखिए संविधान के ऊपर 114 दिन बहस हुई थी, यानी कि डिस्कशन हुआ था। एक तरीके से लिख लेता हूं, डिस्कशन लिख लेता हूं। डिस्कशन हुआ था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और संविधान जो बनाने में टाइम लगा था वो कितना लगा था, 2 साल। आप लोगों को बताया तो बताइए, 2 साल 11 महीने और कितने दिन, 18 दिन, है ना। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि आप नौकरी की तैयारी करने लगते हो तो आपको कितना सारा टाइम लग जाता है। 2 साल का टाइम तो आपको लोगों को लग जाता है 2-2.5 साल का तो। और हमारे देश के इतने बुद्धिजीवी थे जो प्रारूप समिति में, जो संविधान की सभा के अंदर इतने बुद्धिमान लोग थे, इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारा संविधान तैयार कर लिया था, जिससे आज हमारा संपूर्ण भारत चल रहा है ना। इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था उसके अंदर रखी गई थी। इसके ऊपर खर्च कितना हुआ था, इसके ऊपर खर्च हुआ था 63,96,400। बताओ कितना हुआ था, 63,96,400, बताओ 429 रुपए। ये रुपए हमारा ऐसा है समझ रहे हो ना, चेंज हो चुका है, रुपए हमारा ऐसे बनते हैं। तो 63,96,429 रुपए संविधान पर बनाने में हमारे खर्च हुए थे। अब जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम संविधान में 22 भाग है ना, 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल और 8 अनुसूची थी, सूची, है ना। तो जिस टाइम हमारा संविधान बना था 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब हमारे देश के अंदर आज जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन से, अब 12 अनुसूचियां फिलहाल जो 12 अनुसूचियां हैं। तो ये सब जितना भी हमारे संविधान से रिलेटेड था, अब कुछ क्वेश्चन बना देगा वो कितने लोग, कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। तो 284 मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन और बनाता है कि भीमराव अंबेडकर का जो था वो संविधान सभा में आए थे। भीमराव अंबेडकर जी वो कहां से चुन के आए थे, तो वो आए थे कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, ठीक है ना। WB से, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से, वहां से चुन के आए थे, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं। कितना टाइम डिस्कशन किया, कितने टाइम लगा, कितना खर्चा हुआ, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। कितने लोग थे साइन करने वाले, उस टाइम संविधान सभा में कितने लोग थे 299। तो मेरे को लगता है हमने जो कैबिनेट मिशन और संविधान सभा और जो अंतरिम सरकार की स्थापना की थी उन सब बातों पे कर लिया। अब इस संविधान को आगे चल के मैंने आपको पूछा है आपसे कब लागू किया, और फिर हमारे देश के अंदर कब चुनाव होते हैं। हमारे देश के अंदर 1951 में चुनाव होते हैं, 1952 में सरकार बनती है,
और जो परमानेंट सरकार बनती है तब तक 1951 तक जो हमारी अंतरिम सरकार थी उसने काम किया है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, ये सारा हिसाब किताब जो था वो हमने समझा दिया। मेरे को नहीं लगता कुछ भी हमने छोड़ा होगा, कुछ भी रखा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे का हम समझाएंगे। जो भी अपनी जो पॉलिटिकल साइंस है इसको बहुत ही अच्छे से समझ के कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।